Hello students, my name is Saif Al-Isbah. Welcome to my Earth History channel. Students, we are going to start our last chapter. The chapter name is An Alien Hand. Very interesting chapter. Aliens तो हमें वैसे भी अच्छे लगते हैं, उनकी स्टोरीज सुनना हमें कितना पसंद है. और ये है आपका लास्ट चैप्टर, यानी आपकी एन एलियन हैंड बुक जो है वो कंप्लीट होने वाली है. ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10. ओके, तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर. बिफोर यू रीड, तो पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है हमारे लिए. ओके, हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या आपने मार्स के लिए जो भेजा गया था, वाइकिंग मिशन जो हुआ था, आपने सुना है उसके बारे में बच्चों? वाइकिंग मिशन के बारे में जो मार्स को पता लगाने के लिए हुआ था. The National Aeronautics and Space Administration's NASA Viking mission to Mars was composed of two spacecraft, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander. अब बच्चों नासा जो है उस नासा क्या करता है, स्पेसशिप्स भेजता है अपनी स्पेस में. ओके, पता लगाने के लिए स्पेस के बारे में. तो नासा ने क्या किया, एक मार्स जो है हमारी धरती से थोड़ी सी दूर पर मार्स है जो तो उसके बारे में जानने के लिए वहाँ पर वाइकिंग मिशन को भेजा. और वाइकिंग मिशन में क्या है, 2 स्पेसक्राफ्ट्स हैं. क्या है, 2 स्पेसक्राफ्ट है. पहले का नाम क्या है, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2. एक हमारा है ऑर्बिटर, यानी जो उस मार्स के गोल गोल घूमकर चक्कर लगाएगा, यानी उसे पता लगाने के लिए. एंड लैंडर, और एक दूसरा कौन सा है, वाइकिंग 2, जो लैंड करेगा मार्स पर और पता लगाएगा कि क्या वहाँ पर लाइफ पाई जाती है या नहीं. ओके, so the primary objectives were to obtain images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible signs of life. अब ऑब्जेक्टिव क्या था नासा का वाइकिंग मिशन को भेजने का? तो यही ऑब्जेक्टिव का था कि मार्टियन स्पेस पर यानी मार्स पर कोई लाइफ पाई जाती है या नहीं. ठीक है. वाइकिंग 1 वॉज लॉन्च ऑन 20 अगस्त 1975. अब जो हमारा वाइकिंग 1 था वो कब लॉन्च किया गया था, 20 अगस्त 1975 को. एंड मार्स पर कब भेजा गया था, 19 जून 1976. ओके, और जो हमारा वाइकिंग 2 था वो लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 1975 को, और मार्स में एंटर किया था वो 7 अगस्त 1976 को. ओके, बिसाइड्स taking photographs and collecting other science data on Martian surface, the 2 landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life. अब इसके अलावा वहाँ पर क्या किया गया, ये तो पता लगाया गया कि क्या वहाँ पर लाइफ पाई जाती है या नहीं, बल्कि और 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट भी किए गए कि क्या वहाँ पर कोई लाइफ है, क्या वहाँ कोई ऐसी जिंदा चीज़ मौजूद है. तो ये भी वहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट किए गए. एज नाउ देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स. अब जहाँ पर हमने लैंड किया था मार्स पर हमारे वाइकिंग 2 ने, तो वहाँ पर कोई भी हमें एविडेंस हमारे पास नहीं है, हमारे पास पक्का सबूत नहीं है कि वहाँ पर कोई लाइफ है या नहीं. तो चलिए फिर हम अब अपनी स्टोरी को रीड करते हैं, जो कि फिक्शनल स्टोरी है पर बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हमें बहुत कुछ जानने पर मजबूर करती है कि हमें अब आगे बढ़ना है और कुछ जानना है. ओके, नाउ रीड द स्टोरी, क्योंकि आज भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं पता हैं और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना है. ठीक है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Tillu and his parents live beneath the surface of a planet under artificial conditions. अब क्या है कि टिल्लू और उसके पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं बच्चों, प्लैनेट के अंडरनीथ, यानी ये प्लैनेट है उसके अंदर, यानी ज़मीन के अंदर रहते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस में. यानी सब कुछ वहाँ पर आर्टिफिशियल है, यानी बटन से सब कुछ हो जाता है, बिजली से सब कुछ हो जाता है. वहाँ पर सन या स्टार्स या हवा या एयर की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आर्टिफिशियल है सब कुछ. ठीक है,
Tillu has heard and read about the sun and the stars. He has never seen them. अब टिल्लू ने सन के बारे में, स्टार्स के बारे में पढ़ा तो है, लेकिन उसने कभी देखा नहीं है इन सबको. Tillu's father goes to work through the secret passage and Tillu wants to know all about it. अब टिल्लू के जो फादर हैं वो काम पर जाते हैं एक सीक्रेट पैसेज के द्वारा. एक सीक्रेट रास्ता है जहाँ पर वो अपने काम के लिए जाते हैं जिस रास्ते से, और टिल्लू को जानना है उसके बारे में. तो कौन सा है ये सीक्रेट पैसेज जहाँ इसके फादर जाते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं. टिल्लू, how often have you been told not to go that way? But why does daddy go there every day? अब ये कॉन्वर्सेशन किसके बीच में हो रही है? टिल्लू एंड उसकी मदर के बीच में. ओके, उसकी मम्मा और उसकी मदर के बीच में हो रही हैं. तो टिल्लू, उसकी मम्मा क्या कहती हैं? टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे? कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस रास्ते पे तुम्हें नहीं जाना है, वहाँ तुम नहीं जा सकते. ओके, तो मैंने कह दिया एक बार कि तुम उस रास्ते में नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते. बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? बट मम्मा, डैडी क्यों उस रास्ते से हर रोज जाते हैं? अब भाई इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक था टिल्लू का भी. बिकॉज दैट्स हिज जॉब. टिल्लू, मदर क्या कहती हैं? क्योंकि वो उनका काम है. दैट वाई वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज. दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज. टिल्लू's father went every day for work along that passage. अब वो जो रास्ता है वो कहाँ पर है? अंडरग्राउंड, नीचे ही पैसेज, मतलब जो रास्ता है वो कहाँ से है? अंडरग्राउंड है. टिल्लू's father went every day for work along that passage. और उसी रास्ते से हर रोज़ उसके फादर जाते हैं. ठीक है. एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन. और उसी रास्ते से वो वापस भी आ जाते हैं घर. What lay at the end of that forbidden route? तो उस रास्ते में, उस फॉरबिडन रूट में, यानी वो जो रास्ता है, क्या है उसके एंड में, यानी वो रास्ता कहाँ तक जाता है? Not only Tillu, but a great majority of the community would have liked to know. सिर्फ टिल्लू ही नहीं जानना चाहता ये बात, बल्कि वहाँ की बहुत सारी कम्युनिटी जानना चाहती है कि वो रास्ता कहाँ तक जाता है. टिल्लू's father was one of the select few permitted to go that way. अब टिल्लू के फादर बहुत सारे लोगों में से कुछ ऐसे चुने गए इंसान हैं जो वहाँ उस रास्ते पर जा सकते हैं. यानी बहुत कम लोग ही उस रास्ते पर जा सकते हैं जो वहाँ पर वर्क करते हैं. The above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father. और ये जो कॉन्वर्जेशन है ये हर रोज़ उसकी मम्मा और उसके बीच में होती थी जब भी उसके फादर काम के लिए जाते थे. Today, however, was different. लेकिन आज कुछ अलग हुआ. अब क्या अलग हुआ? Tillu's father was enjoying a siesta at home and Tillu managed to get hold of his security card. अब टिल्लू को मिल गया एक रास्ता. टिल्लू को के तो मज़े ही आ गए. टिल्लू के जो फादर थे वो नैप ले रहे थे, यानी थोड़ी देर के लिए खाना खा के सोते हैं ना, जो उसको सिएस्ता कहते हैं. तो वो अपने घर पर थोड़ी देर के लिए सो गए थे. एंड टिल्लू को क्या मिला? उनका सिक्योरिटी कार्ड मिल गया. टिल्लू को क्या मिला? उनका सिक्योरिटी कार्ड. देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आइज, और अपनी मदर की आंखों से चकमा, मतलब अपनी मदर को चकमा देते हुए, उनकी वॉचफुल मदर की जो वॉचफुल आइज थी उनको चकमा देते हुए टिल्लू कहाँ चला गया? टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज, और टिल्लू भी उसी रास्ते पर चला गया. ठीक है. अ मैटर डोर बैरिड हिज एंट्री. अब जो वहाँ पर डोर था वो मेटल का था, एंटर करने के लिए मेटल का डोर था. बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट. ही डिड द सेम. अब टिल्लू ने देखा था कि उसके फादर क्या करते थे, उसके मैजिक कार्ड को स्लिप करते थे वहाँ पर, इनटू अ स्लॉट में डालते थे. तो उसने भी ऐसे ही किया. एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली, यानी बिना आवाज़ किए वो दरवाज़ा जो था वो खुल गया. अ वेल लिट पैसेज सीन टू बेकन हिम.
और वो जो रास्ता था ना उसमें बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता उसका वेलकम कर रहा हो। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल। अब एक और कार्ड वॉल में से निकला, एक वॉल में से एक और स्लॉट निकला और उसने उस कार्ड को जल्दी से खींच लिया अपनी तरफ। स्नैचिंग द कार्ड, उसको छीन लिया कार्ड को। एक और कार्ड निकला। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप। अब टिल्लू कहाँ चलने लगा? एक स्लोप था, वो जो रास्ता था ना वो स्लोप की तरह था, स्लोप अपवर्ड स्लोप, ऊपर की तरफ वो रास्ता जा रहा था। वो जहाँ रहते थे वो तो अंडरग्राउंड था। अब वो जैसे ये दरवाज़ा है, ठीक है, वो इस तरह से वो रास्ता जाता था ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जो टिल्लू था, फॉर द पैसेज लेट फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटाट टू द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट। और वो प्लैनेट के कहाँ पर जाता था? अंडरग्राउंड से सरफेस तक जाता था, यानी ऊपर की सतह तक जाता था। टिल्लू लुक्ड forward to seeing the sun if it was daytime or the stars if it was night, about which he had heard and read so much। टिल्लू ने क्या सोचा अपने दिमाग में कि मैं तो शायद अब वहाँ पहुँचने वाला हूँ ऊपर की तरफ, और वहाँ मुझे क्या दिखाई देगा? अब अगर दिन का टाइम होगा तो मुझे सन दिखाई देगा, और रात अगर रात होगी तो स्टार्स मुझे दिखाई देंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई मुझे तो अब स्टार्स और सन देखने को मिलेगा। बट alas that wasn't to be। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। टिल्लू बेचारा फंस गया, जो भी वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी उनके बीच में, वो समझ नहीं पाया कि यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी वाली लगा रखी है यहाँ पर। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर, सेंड हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वॉज थ्रोली चेक्ड। अब जो स्मॉल इंट्रूडर यानी जो बिना बताए घुस चले आते हैं ना, तो उनको इंट्रूडर कहता है, जो बिना बताए घुसे चले आते हैं। तो वो टिल्लू भी बिना बताए आता है तो स्मॉल इंट्रूडर कहा गया है, यानी वो बिना बताए वहाँ पर घुस आ गए थे। तो वहाँ पर जो इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस लगे हुए थे ना, उन्होंने उसके कैप्चर किया, उसका फ़ोटो लिया, और वो फ़ोटो कहाँ भेजा? सेंट्रल ब्यूरो भेजा, और वो फ़ोटो जो है वो चेक हुआ, ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो के थ्रू वो चेक्ड हुआ। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 पेसेस अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैविली ऑन हिज शोल्डर। और वो और कदम रख पाता आगे, वैसे ही उसके पीछे किसी ने बहुत हैवी, किसी ने हाथ रखा उसके शोल्डर पर, ठीक है। जेंटली बट फर्मली ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द एस्कॉर्टेड एंड टेकन और लेड, यानी उसे बहुत जेंटली बट फर्मली उसे घर तक ले छोड़ा गया, ठीक है। सिक्योरिटी स्टफ बैक होम टू एन एंशियस एंड एग्री मदर। अब जो भी वहाँ के लोग थे सेंट्रल ब्यूरो के, उन्होंने क्या किया? उस बच्चे को, मतलब हमारे टिल्लू को, बहुत प्यार से घर तक छोड़ा। एंड वहाँ पर उनकी मदर जो थी वो बहुत गुस्से के साथ और एंशियस के साथ उनका इंतज़ार कर रही थी। और वाइल ही वॉज बींग स्कॉल्डेड ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, यानी अब तो उसे डांट पड़ने वाली थी अच्छी वाली। जैसे ही वो घर आया उसको इतनी डांट पड़ी कि बस पूछो मत कि वो क्यों गया उस रास्ते पर। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सेड हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप। अब उनके फादर उठे, टिल्लू के फादर उठे और कहने लगे कि डार्लिंग मुझे एक्सप्लेन करने दो। इफ़ ही इज़ प्रोबेबली ब्रीव्ड, अगर हम उसे अच्छे से समझाएंगे, ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। अब उसके फादर कहने लगे कि तुम इतना डांटो मत उसे, मैं उसे समझाता हूँ, वो समझ जाएगा, वो फिर दोबारा ऐसा नहीं करेगा। और वो क्या करते हैं? टिल्लू के फादर उसे समझाने लगते हैं। अब टिल्लू के फादर बोलते हैं, लिसन टिल्लू, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death। अब उसके फादर क्या बोलते हैं? सुनो टिल्लू, मैं जहाँ पर, जिस सरफेस पर मैं काम करता हूँ, वहाँ जो आम आदमी है वो नहीं सरवाइव कर सकते, यानी वो ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ की जो एयर है वो बहुत थिन है, यानी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है, यानी वहाँ पर जितना ऑक्सीजन होना चाहिए वो नहीं है। एंड जो टेम्परेचर है वहाँ का वो बहुत लो है, और इसीलिए वहाँ पर
फ्रीज हो सकते हो, जो भी वहाँ पर कोई ऑर्डिनरी पर्सन जाएगा वो फ्रीज होकर मर सकता है। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? वो क्या कहता है टिल्लू कि बट डैडी आप कैसे मैनेज कर पाते हो, आप कैसे सर्वाइव कर पाते हो? बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट विद रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन। अब उसके फादर कहते हैं क्योंकि मैं पूरे सामानों के साथ जाता हूँ, वेल इक्विप्ड जाता हूँ, यानी सारी चीज़ों के साथ जाता हूँ, अच्छे से अपने आप को कवर करके, और एक स्पेशल सूट हमें दिया जाता है जो कि ऑक्सीजन उसके अंदर होती है। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सर्फेस। और हमें वो जो सूट होता है वो वार्म रखता है, यानी गर्म रखता है। एंड जो बूट्स होते हैं, हमें जो बूट्स दिए जाते हैं, जूते दिए जाते हैं, वो भी स्पेशली हमारे लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम उस सरफेस पर चल पाएँ। What's more, I have been trained to survive and work on the surface. और भी हमें सिखाया जाता है, हमें ट्रेंड किया जाता है कि किस तरह से हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर काम करना है, ठीक है, और कैसे वहाँ पर वर्क किया जाता है, सब हमें सिखाया जाता है, हमें ट्रेंड किया जाता है, इसीलिए मैं सर्वाइव कर पाता हूँ वहाँ पर। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. अब वो उसके फादर क्या बताते हैं कि एक वक्त था जब हमारे पूर्वज जो थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, वो पहले सरफेस पर ही रहते थे नेचुरली, और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो सरफेस पर ही रहा करते थे, अंडरग्राउंड नहीं रहते थे। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो रहते थे सरफेस पर। बट टाइम्स चेंज, लेकिन वक्त जो है वो बदल गया। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस टर्न होस्टाइल। और लेकिन क्या बदलाव हो गया, हमारी जो हम जहाँ पर रहते थे पहले सरफेस पर, तो सन जो था वो बदलने लगा। जितना मतलब हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए थी टेम्परेचर, वो बदलने लगा, सन का टेम्परेचर बदल गया। इट चेंज ओनली स्लाइटली, उसमें थोड़ा सा ही चेंज हुआ था, बट चेंज वॉज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑफ दिस प्लैनेट। यानी वो जो बैलेंस था उसको बिगाड़ने के लिए ये थोड़ा सा भी चेंज जो था वो बहुत सारा था। और क्या हुआ, फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट। फादर ने कहा कि पहले तो क्या हुआ, बर्ड्स मरने लगी, यानी पूरी गायब होने लगी। द एनिमल्स फॉलो, फिर एनिमल्स की डेथ होने लगी। एंड द फिश कुडंट बियर इट एनीमोर आइदर, और फिश भी इसको नहीं सह पाई इस टेम्परेचर को, और वो भी मर गई। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी। और हम इंसान जो बच पाए वो क्यों बच पाए, हम जो है वो क्यों बच पाए, हम सर्वाइव क्यों कर पाए, क्योंकि हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, इसलिए हमने अंडरग्राउंड में सारी चीज़ें करी। बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। बट ये जो आर्टिफिशियल कंडीशंस हैं उनको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, थैंक्स टू सोलार एनर्जी। आर्टिफिशियल कंडीशंस को चलाने के लिए हमें सोलर एनर्जी जो है वो चाहिए होती है, तो हमारे पास अभी सोलर एनर्जी है। वी कैन जनरेट सफिशेंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। और हमारी जो कंफर्टेबल लाइफ है उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास सोलर एनर्जी है, वो सफिशेंट पावर है उसको जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको जनरेट करने के लिए। बट द machines which make this possible must always be in good working condition। लेकिन ये इन सब को चलाने के लिए क्या चाहिए, मशीन्स बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। ये जो मशीन्स है ये गुड कंडीशन में होनी चाहिए, और इनको गुड कंडीशन में रखने के लिए क्या करना पड़ता है, सम ऑफ देम आर ऑन द सर्फेस, और कुछ क्या है सरफेस पर है मशीन्स। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्वाइव देम। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम की है, और उस टीम में मैं भी हूँ, इसीलिए उसकी जो मशीन्स है जो सरफेस पर है उन्हें ठीक रखना मेरा काम है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं वो उनमें कोई ख़राबी ना आ जाए, वो अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं, ये सब देखना मेरा काम है, इसीलिए हमें ऊपर जाना पड़ता है। डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप। अब वो क्या कहता है टिल्लू, वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर। फादर ने कहा हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो।
But for that you must be a good boy and do as your parents tell you. His mother had as usual the last word. अब जो लास्ट वर्ड बोला होता है वो उनकी मदर ने पीछे से बोल दिया होता है, और क्या कहती है, बट इसके लिए ना अच्छे बच्चे बनना पड़ता है और अपने पेरेंट्स की बात सुननी पड़ती है। तो उसकी मदर ये कहती है, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके बच्चों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आपकी स्टोरी। ये हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपको फिर मज़ा नहीं आएगा स्टोरी में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। अब नेक्स्ट डे जब टिल्लू के फादर वर्क के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि कंट्रोल रूम में बहुत एक्साइटमेंट के साथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो रही है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं वहाँ पर। पीपल वर क्राउडेड, बहुत सारी भीड़ पीपल की वहाँ पर इकट्ठी है। राउंड द बिग टीवी स्क्रीन, और किसके पास, बिग टीवी स्क्रीन, जो वहाँ पर टीवी था उस स्क्रीन के पास सब लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, और जो बैकग्राउंड था, क्लियर बैकग्राउंड, वहाँ से क्या दिखाई दे रहा था, एक डॉट दिखाई दे रहा था टीवी स्क्रीन पर, ठीक है। इट इज़ंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन, कि ये स्टार नहीं हो सकता, ये जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ये तो। आर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग, हमारा कंप्यूटर इसे पता नहीं लगा पा रहा है कि ये क्या चीज़ है। इट्स हाइडिंग टूवर्ड्स अस, ये द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड, कि ये कुछ छुपी हुई चीज़ है, ये जो हमें दिखाई नहीं दे रही, इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या चीज़ है ये। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या चीज़ है। अ स्पेस क्राफ्ट, टिल्लूज फादर आज, टिल्लू के फादर ने क्या कहा, क्या वो स्पेस क्राफ्ट है। बाय नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाय हिज टीम मेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, और उसकी टीम में बहुत सारी टीम ने भी उसको ज्वाइन कर लिया कि शायद हाँ वो स्पेस क्राफ्ट हो सकता है। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, हमें सोचना चाहिए, पहले हमें इसको अच्छे से देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए, यानी पहले हमें इसको देखना चाहिए ध्यान से कि वो क्या चीज़ है। A spacecraft where from the solar system was not known to have any life anywhere else except on their planet. अब वो स्पेसक्राफ्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे प्लेनेट के बजाय तो कहीं भी लाइफ पॉसिबल थी नहीं। टिल्लू's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. अब टिल्लू के फादर जो हैं वो रिकॉल करते हैं एंशियंट डेज़ को, पिछले के हमारे जो सेंट्रल ब्यूरो पर, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके पास क्या थे, स्पेस प्रोग्राम्स थे अच्छे अच्छे, और जो सोलार सिस्टम को भी सर्च कर लेते थे कि ये मैन्ड है या अनमैन्ड है, ओके। एंड फाउंड दैट दे वर इंडीड अलोन नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज। अब लेकिन अब हमारे पास, पहले तो बहुत अच्छी अच्छी कि पहले क्या क्या चीज़ें थी, इतनी टेक्नोलॉजी थी कि हम सोलार सिस्टम में भी जाके देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ आ रही है हमारे पास में। लेकिन अब हमारे पास क्या है, इतनी, नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेज है एंड अंडरग्राउंड लाइफ है। दे हैड नो स्पेस एनर्जी शॉर्टेज, दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, इसीलिए हमारे पास कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं है। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, हम सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको वॉच कर सकते हैं। हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, कि वो स्ट्रेंजर्स कौन हो सकते हैं। The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. अब वो जो कॉन्फ्रेंस रूम था वो सेंट्रल ब्यूरो का जो कॉन्फ्रेंस रूम था वो इतना ज़्यादा शांत था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अगर बाहर से आएगा तो उसको लगेगा ये रूम तो खाली है, क्योंकि सारे लोग बहुत ध्यान से उस डॉट को देख रहे थे कि वो क्या चीज़ है जो हमारे पास आ रही है। फार फ्रॉम इट, वो बहुत दूर थी अभी। इट वॉज फुल टू कैपेसिटी बट द मेंबर्स of the central committee were unusually quiet.
अब वहाँ पर ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर बहुत शांति थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा शांति थी वहाँ पर, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए थे कि क्या हो सकता है वो। दे न्यू दैट द प्रेजिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट। वो जानते थे कि आप प्रेसिडेंट क्या करने वाले हैं, एक मोमेंटस अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। तो जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, उन्होंने क्या किया, कलीग्स जो उनके साथ काम करते हैं, उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे रिपोर्ट मिलेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन। द प्रेसिडेंट पोज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर। और जैसे ही वो बोले थे तो फिर वो रुक गए और फिर वो वैसे अपने पेपर को पढ़ने लगे। द प्रेसिडेंट पोज टू गेट हिज पेपर्स, और वो अपने पेपर्स पढ़ने लगे। टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस। और उन्हें क्या पता चला कि टू स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं। वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आर प्लेनेट। एक जो है वो हमारे प्लेनेट पर ऑर्बिट यानी घूम रहा है, वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे। और एक जो है वो थोड़ा दूरी पर है। वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आर नेबरिंग प्लानट। हम गेस कर सकते हैं कि शायद वो हमारे नेबरिंग प्लानट पर से आ रहे हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट। हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 1, योर व्यूज़ प्लीज़। अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, जो बड़े हैं सबसे, वो क्या कह रहे हैं कि अपना अपना ओपिनियन दीजिए। तो वहाँ पर जो नंबर 1 होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि नंबर 1, योर आपका ओपिनियन क्या है, हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए, इन स्पेस शिप्स जो आ रही हैं, स्पेस क्राफ्ट जो आ रहे हैं, उन पर क्या रिएक्ट करना चाहिए हमें। नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। जो नंबर 1 था वो डिफेंस का चार्ज था। और उसने क्या किया, यानी ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। और वो जाना जाता था अपने करेज एंड विजडम के लिए। सर, इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेस क्राफ्ट विद आर मिसाइल्स। उसने क्या किया, क्या कहा कि सर हमें ना इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जैसे ही वो हमारे प्लेनेट पे आए, हमें इस स्पेस क्राफ्ट को अपनी मिसाइल से ख़त्म कर देना चाहिए। बट दैट वॉन्ट मेक अस एनी वाइजर। We do not have the capacity to render these craft unoperational in space, but should they land, we can render them ineffective anytime we choose. लेकिन वो हमसे अभी दूर हैं तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो हमारे उस पर लैंड करेंगे तो हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। आर रिपोर्ट्स से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स। और जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उसमें ये पता चला है कि उसमें कोई लिविंग बींग्स नहीं है, बल्कि उसमें मशीन है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। सिर्फ उसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उस स्पेस क्राफ्ट में कोई इंसान नहीं है। नंबर 2 का ओपिनियन मांगा आप, तो नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज़। द प्रेसिडेंट आज द साइंटिस्ट ऑन द कमेटी। अब ये नंबर 2 जो थे वो कमेटी के साइंटिस्ट थे, तो प्रेसिडेंट ने इनसे इनका ये ओपिनियन पूछा। आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेस क्राफ्ट, क्योंकि हमें इनकी पावर का नहीं पता है कि इनके पास क्या पावर है। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस। और हमें इनकी इंटेंशंस भी नहीं पता है कि ये किस इंटेंशन से हमारे यहाँ आए हैं। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आर एग्जिस्टेंस। इसी में समझदारी कि हम अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में रिवील ही ना करें कि हम यहाँ पर कोई लाइफ है भी, क्योंकि हम अंडरग्राउंड रहते हैं और किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पर लाइफ है या नहीं। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दीज स्पेसशिप्स और रेंडर देम इनइफेक्टिव, वी माइट रिवील आर एग्जिस्टेंस। अगर हम इन स्पेसशिप्स को क्या करेंगे, इन पर मिसाइल्स चला देंगे और इन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो आगे पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं और हमारा जो ये हमारी एग्जिस्टेंस है ये रिवील हो जाएगी। The president looked at number 3, a social scientist. He really agreed with number 2. अब प्रेसिडेंट नंबर 3 की तरफ देखते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं। और वो जो प्रेसिडेंट जो है वो नंबर 2 की बातों से बहुत ही कम एग्री करते थे बातों पर उसकी। बट आज ऐसा हुआ कि उन्होंने उनकी बात पर एग्री किया। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन व्हेन ही डिड। और आज प्रेसिडेंट ने नंबर 2 की बात मानी, और ऐसा बहुत
ऐसा होता नहीं है, वो उसकी बात पर राज़ी होते नहीं, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि वो उसकी बात पर राज़ी हुए क्योंकि आज उसने समझदारी की बात की होगी। I agree with number two, sir. Sir, in fact, I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating the impression that there's no life. तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि नंबर टू की बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारी सरफेस तो ऐसी लगती है कि अगर कोई देखेगा तो वहाँ पर ऐसा लगेगा कि वहाँ पर हमारे जो प्लानट है उस पर कोई लाइफ है ही नहीं। ऑन दिस प्लानट फॉर्चुनेटली आर सरफेस कंडीशन टू गिव दैट इम्प्रेशन। और फिर हमारी जो प्लानट है उससे ये पता ही नहीं चलेगा हमारी सरफेस से कि कोई लाइफ है भी या नहीं, क्योंकि हमारी सरफेस तो इस तरह से कि वहाँ पर कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता। बट उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा ही नहीं अगर हम चुपचाप रहेंगे तो। बिफोर द प्रेजिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग। जैसे ही प्रेसिडेंट कुछ और बोल पाते वैसे ही उनका फ़ोन जो है वो बजने लगता है। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट। और वो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। जो भी फ़ोन पर कोई उनसे बात करो वो उनसे जो है वो बहुत चुपचाप उनकी बात सुनते हैं 1 मिनट तक। कलीग ही अनाउंस, अब वो अनाउंस करते हैं द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हैज़ लॉन्च। अब उन्हें क्या खबर मिलती है कि जो पहला स्पेस क्राफ्ट है वो लॉन्च हो चुका है हमारे प्लेनेट पर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। टिल्लू अकम्पनीड हिज फादर टू द कंट्रोल रूम। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि टिल्लू ने जो है वो अपने फादर की कंपनी को जो है ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है आगे। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ। अब बहुत वक्त हो गया, टिल्लू बड़ा हो गया, टिल्लू की लाइफ में एक रेड लेटर डे आ चुका है जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इस दिन का। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम। अब उसे टीम में ज्वाइन कर लिया गया है। कंट्रोल रूम में उसके जो फादर हैं वो उसको ले जा रहे हैं। फ्रॉम हेयर ही कुड सी द एलियन स्पेस क्राफ्ट ऑन दिस टीवी स्क्रीन। और वो वहाँ पर क्या देखता है कि टीवी स्क्रीन पर इस एलियन स्पेस क्राफ्ट को वो देखता है वहाँ पर जाकर। वॉट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी। अब वो क्या कहता है टिल्लू कि ये क्या इतनी फनी सी चीज़ है डैडी। वॉट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है, टिल्लू पूछता है। तो उसके फादर बोलते हैं, हिज फादर शुक हिज हेड, कांट से फॉर श्योर। फादर बोलते हैं कि हम श्योर नहीं है कि उसके अंदर क्या है। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, कि हम उसे सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं दूर से। बट वी कंट्रोल ऑल दिस पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज आर पावर इफ़ इट इज़ अप टू एनी मिसचीफ। तो लेकिन हम अगर वो कोई भी मिसचीफ हरकत करता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे प्लेनेट पर लैंड कर चुका है। तो अब उसकी पावर जो है वो हमारे हाथों में है। अगर वो कुछ भी करता है तो हम उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it. टिल्लू looked at them wistfully. अब टिल्लू जो है वहाँ पर क्या थे, बहुत पैनल था और उस पर बहुत सारे अलग अलग तरह के बटन्स लगे हुए थे। और टिल्लू उन्हें देख के बड़ा खुश हो जाता है और अपनी विस्टफुली मतलब उन्हें बहुत लालच भरी निगाहों से देखता है कि मैं अभी इन बटन्स को दबा दूँ, उसका ऐसा मन करता है। लुक, इट्स अप टू समथिंग डैडी। टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट। अब टिल्लू ने जो है स्पेस क्राफ्ट में जो है वो कुछ मूवमेंट्स होती हैं और टिल्लू उसको नोटिस करता है। और वो अपने डैडी से कहता है कि कुछ मतलब उसने कुछ किया, मतलब वो हिला थोड़ा। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सो इट टू। और जैसा टिल्लू ने देखा वैसा ही सबने देखा कि उसने कुछ मूवमेंट करी उस स्पेस क्राफ्ट ने। ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन। और सबकी नज़रें बस उस स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। अ मैकेनिकल हैंड वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट। अब इसके स्पेस क्राफ्ट में से एक मैकेनिकल हैंड बाहर आता है। इट वॉज अप्रोचिंग द सर्फेस ऑफ द प्लानट। और वो अपना हाथ को प्लानट के सरफेस पर पहुंचाता है। इट बेंड एंड टच द सॉइल। और वो थोड़ा झुकता है उसका हाथ और उस सॉइल को छूने लगता है। वॉट वॉज इट अप टू। पीपल क्राउडेड टूवर्ड्स द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक। और जो लोग जो है, भीड़ जो है वो बहुत पास होकर उसको देखते हैं और कहते हैं कि वो मतलब क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है।
telescopic lens of the TV camera zoomed in to the tip of the mechanical hand. अब जो टेलीस्कोपिक लेंस होते हैं जो टीवी कैमरा के बहुत जूम कर देते हैं ताकि उसके हाथ अच्छे से दिखाई दे स्क्रीन पर कि वो क्या उठा रहा है, क्या करना चाह रहा है. टिल्लू वॉज स्टेयरिंग एट द कंट्रोल पैनल एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन. टिल्लू तो भाई किसको घूरे जा रहा था? पैनल को घूरे जा रहा था जहाँ पर बहुत सारे बटन्स थे, अट्रैक्टिव बटन्स थे. एंड irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons. अब उसके दिल में ऐसी इच्छा करते जागती है कि बस वो रुक नहीं पाता, अपनी डिज़ायर को रोक नहीं पाता है और एक बटन वो दबा देता है और द रेड वन, और जो लाल कलर का बटन होता है वो उसको जो सबसे अच्छा लगता है, उसको जो सबसे अच्छा होता है, उस जो सबसे अट्रैक्टिव होता है उस बटन को वो दबा देता है. ही मूव्ड, और वो मूव्ड करता है. There was a shrill whistle and Tillu found himself the center for attention. और एक सीटी बजती है. टिल्लू जो है वो मतलब बहुत अटेंशन सा हो जाता है वहाँ पर. टिल्लू his father pulled him away roughly and restored the red button to neutral position. और उसके फादर जल्दी से उसको खींच लेते हैं टिल्लू को और क्या करते हैं, बटन को फिर से उसकी न्यूट्रल पोजीशन पर लगा देते हैं जैसे वो पहले था. बट द डैमेज वॉज डन. लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया था. द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क. जो मैकेनिकल हैंड था वो रुक गया था काम करना, यानी वो एकदम से रुक गया और वो काम मतलब बिल्कुल रुक गया, वो सीज्ड हो गया. ठीक है, जो मैकेनिकल हैंड था वो अचानक रुक गया उस बटन को दबाने से. एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा अ साइंटिस्ट वॉज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस. अब यहाँ पर जो होती है हमारी कहानी, जो टिल्लू के यहाँ टिल्लू वाले प्लेनेट की कहानी तो होती है ख़त्म बच्चों. अब आगे पढ़ते हैं. क्या होता है, वो जो बटन होता है वो जब टिल्लू दबा देता है तो क्या होता है, मैकेनिकल हैंड रुक जाता है. अब जो उसके फादर होते हैं वो वापस से उस बटन को ठीक कर देते हैं. तो अब पढ़ते हैं हम. एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा साइंटिस्ट वॉज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस. अब नासा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, साइंटिस्ट ब्रीफली वर्ल्ड प्रेस करते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं. तो नासा की तरफ से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है. एवरीथिंग हैज़ बिन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन. सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था वाइकिंग मिशन में. देयर इज़ अ स्मॉल हिच. एक स्मॉल हिच हुआ, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई. द मैकेनिकल हैंड विच वॉज टू डिग आउट द मार्टियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज़ डेवलप्ड अ माल फंक्शन. जो मैकेनिकल हैंड भेजा गया था हमारे मार्स पर, वो क्या हुआ था, जो मार्टियन सॉइल को जब उसने छुआ तो वैसे ही काम करना बंद हो गया. ठीक है, वी डोंट नो द कोज बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल सॉर्ट इट आउट. हम नहीं जानते कि ये किस वजह से हुआ, क्यों वो रुक गया मैकेनिकल हैंड, बट हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि सब सॉर्ट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा. एंड फिर थोड़ी देर के बाद ही नासा ने एक अदर प्रेस रिलीज़ की. नासा के द्वारा से एक अदर जो कॉन्फ्रेंस हुई. द मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग अगेन. तो जो मैकेनिकल हैंड है वो फिर से काम करने लगा. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस. हमारे टेक्नीशियंस का बहुत बहुत शुक्रिया. सॉइल सैम्पल्स आर बीइंग कलेक्टेड. सॉइल सैम्पल्स जो हैं मार्स के वो कलेक्ट कर लिए गए हैं एंड एग्जामिन्ड, और उनको एग्जामिन करने के लिए भेज दिया गया है. सोन ही विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज़ लाइफ ऑन मार्स. और जल्द ही हमें ये पता चल जाएगा कि मार्स पर लाइफ है या नहीं. Life on Mars, of all the planets in our solar system, Mars is nearest in location and physical conditions to our Earth. So the scientists behind the Viking mission were hopeful of finding life on Mars, but they were in for a disappointment. The Viking mission found no signs of life on Mars. अब मार्स पर लाइफ, सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलार सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, मार्स जो है वो सबसे नियरेस्ट लोकेशन पर है हमारे अर्थ के. ठीक है,
फिजिकल कंडीशंस जो है वो मिलती जुलती हैं अर्थ से हमारे मार्स की, ठीक है। मार्स जो है वो थोड़ा थोड़ा अर्थ की तरह ही है, उसकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो मार्स की तरह, अर्थ की तरह ही हैं। तो साइंटिस्ट ने वाइकिंग मिशन भेजा अपना, और ये होप कर रहे थे कि क्या पता वहाँ पर कोई लाइफ पाई जाती है, और लेकिन उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि वाइकिंग मिशन पर उन्हें कोई भी साइन नहीं मिला लाइफ का मार्स पर। तो अब इससे क्या पता चलता है बच्चों, क्या कुछ समझ आया आप लोगों को? तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये है मार्स हमारा, और ये है हमारा अर्थ, ओके। ये जहाँ पर हम रहते हैं, और ये वो मार्स है जहाँ पर टिल्लू रहता है जी, अंडरग्राउंड वो रहते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वो रहते हैं मार्स के, ठीक है। ये मार्स है और ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ ने, जो हमारा अर्थ है, अर्थ में क्या है, नासा, नासा ने स्पेस क्राफ्ट भेजा था कहाँ पर, मार्स पर, ये पता लगाने के लिए कि क्या वहाँ पर लाइफ है या नहीं। और हमारा ही था वो जो था मैकेनिकल हैंड जो भेजा गया था मार्स पर, लेकिन जो ये लाइफ थी यहाँ पर, जो लाइफ थी वो पता नहीं लगा पाया हमारा अर्थ। और हमारे जो नासा ने ये कहा कि वहाँ पर कोई लाइफ नहीं पाई जाती है बच्चों। तो ये था आपका इंटरेस्टिंग था चैप्टर, बहुत मज़ा आया होगा, रिटन बाय जयंत नर्लिकर। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।